डियर लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कंजंक्शन बेस्ड एरर्स को हम कैसे दूर करें और कंजंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कैसे ध्यान रखें। बहुत ही कम एग्जाम्पल्स में हम बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं। कई बार एक जैसा सेंस देने वाले कंजंक्शंस के बीच में हमें डिफरेंस पता नहीं होता और इस सारे डिफरेंस को समझने के लिए आप लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अच्छी तरह से समझें। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम आपको बता दें कि हमारे पास 3 कंजंक्शंस हैं, सो, हैंस एंड देयरफॉर। तीनों को पढ़ते ही हमारे सामने एकदम सेंस निकल करके आता है क्योंकि तीनों का मतलब ही इसलिए है। हाँ, तीनों का मतलब इसलिए है, लेकिन तीनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें समझना होगा। हमारा पहला सेंटेंस है ही कुडंट फाइंड द आंसर सो ही वॉज रिजेक्टेड। यहाँ पर हमने सो यूज़ किया है। हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन 6 एग्जाम्पल्स के अंदर आपको जो एरर मिलेगी वो कंजंक्शंस में मिलेगी। तो हम यहाँ पर कंजंक्शंस पॉइंट आउट करते हैं। हालांकि जब एरर आती है तो ये कहकर नहीं आती कि कंजंक्शन में है, वर्ब में है, प्रोनाउन में है, प्रेपोजिशन में है, कहाँ पर है। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप सर्च करके निकाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सो मिला, ठीक है, यहाँ पर सो फिर आया तो हमने देखा ही कुड नॉट फाइंड द आंसर सो ही वॉज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर पढ़ने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि यहाँ पर कोई किसी तरह की एरर नहीं है, उसको आंसर नहीं मिला लिखने के लिए, इसलिए वह रिजेक्ट हो गया, वह आंसर नहीं दे पाया, वह रिजेक्ट हो गया। तो देखते ही लगता है कि सो बिल्कुल सही है। तो इसको स्टडी करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक है हमारा सो, एक है देयरफॉर और एक है हैंस। तो यहाँ पर पहले हम इन तीनों कंजंक्शंस को अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमारा हैंस होता है उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता। जो हमारा देयरफॉर होता है वो लॉन्ग डिस्कशन के बाद यूज़ किया जाता है और जो हमारा सो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोजीशंस में यूज़ किया जा सकता है। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, इसको डिटेल में समझते हैं। टिपिकली इन एग्जांपल्स को देखते हैं। सो का यूज़ हम जब करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो कि काम हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति बीमार है इसलिए वह आज ऑफिस में नहीं आया। बीमार है, ऑफिस में नहीं आया, लेकिन अगर बीमार है तो कुछ परसेंटेज है कि वो ऑफिस में आ सकता था। इट मीन्स बीमार होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह ऑफिस में आएगा ही नहीं, आ सकता है। इट मीन्स दोनों काम हो सकते हैं। जब हम हैंस का यूज़ करते हैं, हैंस इसीलिए वही सेम अर्थ देता है अतः का। हैंस में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, और ऑप्शन न होने का मतलब कुछ इस तरह से होता है कि दूसरा वर्क हो ही नहीं सकता। बीमार होने पर ऑफिस आ भी सकते हैं, नहीं भी, ये बीमारी की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बट बाहर अंधेरा था इसलिए मैं देख नहीं सका। तो अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो हम अंधेरे में देख ही नहीं सकते हैं, तो नो ऑप्शन कि हम कोई दूसरा काम करें। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैंस का यूज़ करते हैं। देयरफॉर मीन्स भी अतः है, अतः, तीनों का मतलब अतः, अतः, लेकिन इन अतः या इसलिए को आप अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर उस वक्त लॉन्ग यूज़ किया जाता है जब आपका लॉन्ग डिस्कशन चल रहा हो। लॉन्ग डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन कैसे, जब आप एक बहुत लंबी बहस करते हैं कि भाई वह परेशान है, वह बदहाल है, वह बुरी स्थिति में है, उसकी फैमिली बड़ी है, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम हैं, तो लिसनर कहेगा व्हाट शुड आई डू देन, क्या करूं फिर मैं। तो आप कहेंगे देयरफॉर हिज फीस शुड बी, आप कहेंगे कि छोड़ दी जाए, उसकी फ़ीस रेमिट कर दी जाए, उसका फ़ाइन रेमिट कर दिया जाए, उसकी फ़ीस ज़ीरो कर दी जाए। तो वहाँ पर आप देयरफॉर लगाते हैं जब बहुत बड़ी बहस के बाद आप इसलिए का यूज़ करते हैं। एक तरह से जब आप डिसीज़न देते हैं तो वहाँ पर देयरफॉर का यूज़ करते हैं। जनरली इसलिए एप्लीकेशंस के लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप देयरफॉर का यूज़ करते हैं।
अब इन तीनों कंजंक्शंस को इन गिवन एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करके देखते हैं। ही कुड नॉट फाइंड द आंसर्स, उसको आंसर्स नहीं मिले इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है आंसर ना देना या आंसर जो इंटरव्यूअर है उसको आंसर ना मिलना, तो उसका मतलब होगा कि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप रिजेक्टेड हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर एरर होगा कि यहाँ पर आप हैंस का यूज़ करेंगे। शी इज़ टायर्ड, सिक एंड वीक, सो शी शुड बी ग्रांटेड लीव। इसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो टायर्ड है, सिक है, वीक है, इसलिए उसको छुट्टी दे दी जानी चाहिए। तो ये एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद आपने कॉन्क्लूड किया, रिजल्ट निकाला, कई सारी बातों को कहकर लंबी बहस की, उसके बाद आपने कोई परिणाम या कोई नतीजा निकाला। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा था कि देयरफॉर लंबी बहस के लिए आता है, तो आप यहाँ देयरफॉर लिखेंगे और देयरफॉर से पहले और बाद में आपने कॉमा यूज़ करना होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। ही वॉज सिक हैंस ही कुड नॉट कम टू स्कूल। अब यहाँ पर बीमार होना, स्कूल ना आने का कोई एक रीज़न नहीं है, वो आ भी सकता था, इसलिए यहाँ पर हम जनरल सेंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर जो हैंस है वो रॉन्ग है और हम कहेंगे कि आप सो लगाएं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हैंस, सो एंड देयरफॉर जो कि एक जैसा मीनिंग देते हैं, में क्या डिफरेंस है। और ये जो आपकी एरर्स हैं ये सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल तक किसी भी ग्रेड की आप एग्जामिनेशन दे रहे हों, ये डिफरेंस आपको आने चाहिए। ये सीरीज़ हम आगे जारी रखेंगे। इस सीरीज़ के नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कंट्रास्ट पर बेस्ड हैं। कंट्रास्ट कैसे, आइए देखते हैं। बट, यट, स्टिल, जिसमें बट मीन्स भी लेकिन, स्टिल मीन्स भी लेकिन और यट मीन्स भी लेकिन। लेकिन ये तीनों डिफरेंट जो वर्ड्स हैं लेकिन के लिए कहाँ कहाँ यूज़ किए जाने हैं, उनके स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, उनका अपना एक सेंस है। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास है एक, यहाँ समझते हैं बट, दूसरा है हमारे पास वर्ड यट और थर्ड वर्ड है स्टिल। बट हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 बातें हों, 2 अलग अलग लोग हों, 2 अलग अलग सिचुएशंस हों और दोनों का आपस में कोई जोड़ ना हो। ठीक है, नो कनेक्शन, तो ये आप एज ए की पॉइंट लिख लीजिए, नो कनेक्शन। तो नो कनेक्शन में क्या किया आपने, नो कनेक्शन में आपने बट यूज़ किया। यट आप कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपके ऑपोजिट रिजल्ट्स आए, ऑपोजिट रिजल्ट आए, जब आपका ऑपोजिट रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हैं, आप यट का यूज़ करते हैं। स्टिल कहाँ यूज़ करते हैं, स्टिल का यूज़ आप करते हैं जब कोई सिचुएशन कंटिन्यू चल रही है और उसके बाद आपका ऑपोजिट रिजल्ट भी है। तो अब यहाँ पर स्टिल के अंदर एक कंटिन्यूटी जैसी चीज़ मेंटेन हुई। तो अब हम इन तीनों को समझते हैं। तीनों का मतलब है लेकिन, हम कहीं पर लेकिन की जगह फिर भी और इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हिंदी उर्दू यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, शी हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स बट शी स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब यहाँ पर हमने स्टिल एडवर्ब के तौर पर लिया है और हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कंजंक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर ये आपको वर्ब से पहले दिया है तो ये एडवर्ब है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बात कंजंक्शन की कर रहे हैं। तो बट यहाँ पर लिखा है, पढ़ने पर हमें लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। शी हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स बट शी स्टिल होप्स टू सक्सीड। कई बार फेल हो गया लेकिन फिर भी बावजूद इसके कुछ भी आप बोलें, परंतु उस शी स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे पास होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, जब कोई भी आदमी कई बार फेल हो जाए तो आम तौर से ये कॉन्क्लूज़न निकाला जाता है कि अब वह काम नहीं करेगा। यानी यहाँ पर जो है आपका रिज़ल्ट
विपरीत आ रहा है, उम्मीद के बिल्कुल विपरीत। जब आपका रिजल्ट उम्मीद के विपरीत आता है तो आप यट लगाते हैं बट की जगह पर, ठीक है। और ये यट लगाना, अगर अकेला यट लगा रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आता है, लेकिन अगर आप इसे ऑल्दो के साथ यूज़ करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। तो ये आपका आज का की ऑफ द डे रहा। तो विरोधी सिचुएशन है, बहुत बार फेल हुआ, यट वह अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी भी उम्मीद करता है पास होने की। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, एरर यहाँ पर क्लियर हो गई। ही इज़ इन वाइट शर्ट येट हिज ब्रदर इन रेड, या इज इन रेड भी हो सकता है। तो अब हमारे को देखना है, तो यहाँ पर येट मीन्स भी लेकिन है। तो अगर किसी की शर्ट वाइट है और उसके ब्रदर की रेड है, तो उस ब्रदर के रेड होने से वाइट शर्ट वाले ब्रदर पर कोई सीधे सीधे लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं होती, दोनों अलग अलग अपने पार्ट के मालिक हैं, अपने खुद मास्टर हैं, और कोई किसी को गवर्न नहीं कर रहा, किसी का किसी के ऊपर कोई कनेक्शन या अधिकार नहीं है, तो आप वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। दे आर टायर्ड बट दे आर वर्किंग। यहाँ पर पढ़कर लगता है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर कहाँ पर है कि टायर्ड अगर हम हैं तो जो हमारी टायर्डनेस है वो लगातार मेंटेन हुई हुई है। जो टायर्डनेस है वो हमारे ऊपर छाई हुई है, स्टिल बावजूद इसके हम काम कर रहे हैं। तो टायर्डनेस के अंदर सिर्फ कंट्रास्ट ही नहीं, ओपोजिट रिजल्ट ही नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी मेंटेन है। स्टिल का मतलब होता है कि करंट में पिछला वाला जो आपका एक इम्पैक्ट है वो मेंटेन है, पिछला वाले काम का जो असर है वो मेंटेन है, बावजूद इसके आप अगला काम भी कर रहे हैं। तो इसमें कनेक्टिविटी है, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, और उसके बाद कंट्रास्ट भी है, इसलिए आप यहाँ पर स्टिल यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको अतः और लेकिन से लेकर के ये जो 6 कंजंक्शंस रहे हैं, इनमें डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनके अलावा हम दूसरे कुछ कंजंक्शंस और उनसे रिलेटेड वर्ब्स देखेंगे, बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के थ्रू दूर करते रहें। यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं एरर कंजंक्शन को लेकर के कहाँ पर हैं, या उनसे रिलेटेड वर्ब को लेकर के कहाँ पर हैं। शी केम टू मी सो दैट शी मे लर्न, उर्दू या हिंदी होगी कि वह मेरे पास आई ताकि कुछ सीख सके। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि या ताकि, और सो दैट आने पर जो हमारी दूसरी क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है, ये हमारी पहली क्लॉज है। तो पहली क्लॉज के बाद सो दैट के बाद हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कैन लिख देते हैं, तो कैन नहीं यूज़ होता, कैन का यूज़ इनफॉर्मल है। फॉर्मल इंग्लिश में हम मे या माइट यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे सर मे लिख तो रहा है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला पार्ट अगर आपका पास्ट में है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर माइट करते हैं, दे माइट लर्न। और इसकी जो मीनिंग निकल करके आती है वो आती है कि ताकि वह सीख सके। नो सूनर ही कम्स देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग। तो नो सूनर का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही वह आता है। तो आपको ये एरर इस तरह समझनी है कि जब भी नो सूनर आ जाए तो आप बीच में देन लगाते हैं, ये भी एक याद रखने वाली बात है। हावेवर ये एरर नहीं है। तो नो सूनर के साथ THAN देन आता है। देन आना क्यों है, क्योंकि कॉम्पैरेटिव डिग्री हो गई, कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। यहाँ पर अगर THEN लिख दिया जाए तो जल्दी से नज़र नहीं आता, समझ में नहीं आता। कई बार बच्चे यहाँ पर WHEN वैन भी लगा लेते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। एक्चुअल में एरर ये है कि नो सूनर जो है अपने आप में एडवर्ब है, और वह एडवर्ब जो कि सेंटेंस के मिड में हो या लास्ट में हो, अगर हम उनको प्लेसिंग सब्जेक्ट से पहले कर दें, इसको इन्वर्जन भी कहते हैं। तो आपका क्या मीनिंग होता है, जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो सेम रहता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है कि आपको कंसर्न हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ती है। इट मीन्स जब आपका कंजंक्शन नो सूनर पहले आ जाता है तो आपको रिलेटेड
हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ती है और उसको अफर्मेटिव वाला जो रूप है उसे हटा देना होता है। नेगेटिव वाले में आप आते हैं, क्योंकि नो सूनर नेगेटिव है तो नो सूनर नो आ गया तो डज लगेगा और डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही नो सूनर कम्स और देन के आगे एज इट इज सारा आगे तक। तो आपने देखा कि जब नो सूनर नॉट की जगह पर आ गया, सब्जेक्ट के बाद आया, तो कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब ये नो सूनर बिल्कुल ओपनिंग में बिगिनिंग में आ जाए तो फिर आपकी डज ज़रूर आनी होती है, डू डज डिड, और आपका अगर ये परफेक्ट में है तो भी आपका जो हेड है पहले ही आएगा। तो ये आपने याद रखना है। हार्डली हैड ही कम, हार्डली हैड ही कम, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, हमें एरर देखना है कि भाई हार्डली हैड ही कम देन आई ओपन द डोर। तो हार्डली हैड क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नो सूनर है। नो सूनर का मीनिंग क्या है, जैसे ही। एज सून एज का मीनिंग क्या है, जैसे ही। हार्डली हैड का मीनिंग क्या है, जैसे ही। लेकिन सारे के सारे जो जैसे ही हैं उनका यूज़ करने का जो पैटर्न और स्टाइल है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये हार्डली हैड आ जाए, ये बिल्कुल नो सूनर के पैटर्न पर है, तो आपने जैसे नो सूनर बिगिनिंग में लगाया वैसे यहाँ पर हार्डली लगाया। डस पहले आया था तो इसमें हैड पहले आ गया। तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि आप देन की जगह हार्डली के साथ व्हेन लगाते हैं, ये इसके अंदर एरर होगी। हार्डली हैड या स्केर्सली हैड के साथ हार्डली की जगह आपका SCARCLY, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है के लिए आप मिड में व्हेन लगाते हैं, इनका ये कॉम्बिनेशन होता है। नो सूनर का देन के साथ THAN के साथ और हार्डली का व्हेन के साथ। When he was playing I happened to see him, अभी सेंटेंस में आया I happened to see him, या एक ऑप्शन है I saw him, तो I saw him and happened to see him में क्या डिफरेंस है। इस तरह के डिफरेंसेस के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस में बने रहिए, हम आपको बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको समझाएंगे। When he was playing, तो हमेशा याद रखिए कि जब आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो तो जब कि इंग्लिश when नहीं while लगाते हैं। when केवल इंडेफिनिट के साथ, टू बी के साथ, टू बी मतलब वॉज वर के साथ या परफेक्ट के साथ आता है। इट मीन्स परफेक्ट के साथ, टू बी के साथ या इंडेफिनिट के साथ आता है। जब आपका कॉन्टिन्यूअस हो सेंटेंस तो आपको when की जगह while लगाना होता है, क्योंकि while का मतलब जब और जिस दौरान दोनों होता है। ऑन द अदर हैंड when का मतलब केवल जब होता है। तो इन शॉर्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ while लगाए। अगर अगले पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है तो इस रूल को हम लागू नहीं कर सकते। while के तुरंत बाद कनेक्टेड जो पीस ऑफ सेंटेंस है या क्लोज है तब आप while लगाते हैं। नेक्स्ट में when I lived in Agra I had visited the Taj, तो यहाँ पर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सेंटेंस तो भाई सारा सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवर्ब क्लोज के कुछ लिंक्स डालेंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इसको समझिएगा। जब भी हम when के साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, लेकिन अगर हम when के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं तो दूसरे वाले पार्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि when के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ गया, लेकिन परफेक्ट आ सकता है। परफेक्ट उस स्थिति में आता है जबकि हेड वाला काम पहले हो चुका हो। अब ताजमहल पहले देखा और मैं रहता था आगरा में, ये बातें बेतुकी हो रही हैं, कोई इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है। तो जो काम पास्ट के भी पास्ट में होता है, जैसे कि मैंने आपको इस टाइम पढ़ाने से पहले तैयारी की, तो तैयारी पढ़ाने से पहले के पास्ट में है, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में है, तो तैयारी वाला पोर्शन परफेक्ट में गया, पास्ट परफेक्ट में, और जो पढ़ाने का काम किया वो लेटर बाद में किया तो वो इंडेफिनिट में गया। यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं है, अर्थात जब दोनों काम एक जैसे साथ साथ चलें तो उस केस में पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, हेड नहीं लगता। इट मीन्स आगरा में रहना और ताजमहल देखना, फिर आगरा में रहते रहना, फिर अगले हफ्ते फिर ताजमहल देखना, ये वर्क पैरेलल चल रहा है, एक ही साथ मेंटेन है, इसमें पहले और बाद नहीं दिखाई दे रहा, तो दोनों तरफ इंडेफिनिट आएगा। लेकिन
अगर ये हमें नज़र आता है कि एक वर्क पहले निपटा, अगर ये पहले निपटा तो इसमें हेड लगेगा, ये पहले निपटा देखने का काम तो इसमें हेड लगेगा, लेकिन यह पहले का कोई सेंस नहीं है, इसलिए दोनों में इंडेफिनिट आएगा। ही इज़ केयरलेस लेस्ट ही मे नॉट फेल, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ सेंस निकल रहा है लेस्ट, एक वर्ड होता है LEAST, वो होता है लीस्ट, निम्नतम स्तर पर, सबसे कम स्तर पर। तो लेस्ट के साथ हमेशा मे नॉट नहीं शुड आता है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने लफ्ज़ों के मुताबिक, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई यहाँ पर शुड तो आना ही नहीं चाहिए, वह बहुत ज़्यादा लापरवाह है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। तो हमें लगता है कि ये तो सही लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश होती है लेस्ट और लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन है। इसको आप लफ्ज़ों से या वर्ड्स के अनुसार ट्रांसलेशन में ना देखें। लेस्ट शुड दोनों का तालमेल है, लेस्ट के आया है तो शुड आएगा, और इसके अंदर नॉट नहीं लिखा जाता, इस लेस्ट के अंदर ही नॉट इंक्लूडेड है, तो हमें नॉट नहीं लिखना, हम लिखेंगे ही इज़ केयरलेस लेस्ट ही शुड फेल। तो इस तरह से ये जितने भी एरर्स आज हमने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इनको डिस्क्राइब किया है, इनको अच्छे से समझ लें। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन, इसको कनेक्ट करते रहिए। इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और कुछ सेम दिखने वाली एक्सप्रेशन जिनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश राइटिंग में, तो उनको सीखते रहिए। और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। बहुत जल्दी ही हम NCERT 12th इंग्लिश लिटरेचर को आपको टीच करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।